जय हिंद साथियों, ऑल ओवर इंडिया की लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल वैकेंसी की अपडेट देने वाला आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू के माध्यम से एक बार फिर से आप सभी के लिए एक नई भर्ती की अपडेट लेकर आ गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा रिलीज की गई है। नर्सिंग अफसर पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट जानकारी मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको एक एक पॉइंट की जानकारी देने वाले हैं। इसलिए यदि आप भी इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें और बिना स्किप किए देखें, नहीं तो कोई न कोई पॉइंट में आपको किसी भी प्रकार कोई डाउट हो सकता है। इसलिए आप एंड तक जरूर देखें। और एंड में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको बताते हैं कि टोटल कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा द्वारा ये रिलीज की गई है वैकेंसी। कंप्यूटर बेस्ड इसमें टेस्ट होने वाला है 2024 में फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग अफसर। नर्सिंग अफसर के लिए है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2024 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग अफसर एट लेवल 7 इन द पे मैट्रिक्स 44,900 टू 1,42,400। तो इसमें आपको सैलरी भी पे लेवल 7 दिया हुआ है। 44,900 तक की सैलरी स्टार्टिंग है। तो इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपियरिंग इन द CBT 2024 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग अफसर। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए इसके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको इसमें अपियर करने के लिए या तो इसमें भाग लेने के लिए। तो देखिए इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास एजुकेशनल या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। BSc नर्सिंग आपका होना चाहिए। BSc नर्सिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो पहला नंबर क्या है, इसमें आपके पास BSc नर्सिंग होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो या किसी भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड किया हो या तो मान्यता प्राप्त हो इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी भारतीय जो नर्सिंग परिषद है या कोई राज्य के नर्सिंग काउंसिल हो। तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपके पास ये होना चाहिए BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल। या तो आपके पास ये होना चाहिए यानी कि BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए। और साथ में साथ दिया है बी नंबर, देखिए रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफरी विद स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इसमें आपके पास ये डिग्री होने के साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए नर्सिंग यानी NM के रूप में आपका नर्सिंग किसी भी यानी स्टेट या भारतीय नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। किसके रूप में, NM के रूप में यानी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के रूप में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। या तो इसके अलावा आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट और बोर्ड और काउंसिल। तो या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए यानी GNM का होना चाहिए, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का आपके पास डिप्लोमा हो और साथ ही साथ इसमें भी रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो आपके पास जो भी इसमें डिग्री हो या डिप्लोमा हो, साथ ही साथ आपको एक NM के रूप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी भी आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। तो इसमें आप एलिजिबल रहेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और देखिए इसके अलावा क्या होना चाहिए, 2 year एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल रजिस्टर्ड विद कॉम्पिटेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें ये कहा गया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त करने के बाद कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में। एक जो हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस लिया होना चाहिए वो रजिस्टर्ड होना चाहिए सक्षम अधिकारी द्वारा। तो किसी भी तो 50 लगभग जिसमें 50 बेड हो उस हॉस्पिटल में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कब से, जब से आप प्राप्त किए हो अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके बाद से। तो ये होना चाहिए। और देखिए दिया हुआ है द रिक्वायर्ड 2 year एक्सपीरियंस एज अबव इज एज एसेंशियल क्राइटेरिया एंड बी वैलिड ये दिया द एक्सपीरियंस सेल मस्ट be acquired after obtained essential qualification
i.e. after completing internship, declaration of result and registration with State Indian Nursing Council। तो आपका जो ये एक्सपीरियंस या अनुभव कब से मान्य होगा, जब आपका एक ये दिया नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना हो, उसके बाद से आपका कैलकुलेशन किया जाएगा कि 2 साल का एक्सपीरियंस है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें देखिए दिया एज लिमिट इज बिटवीन 18 to 40 ईयर, तो इसमें 18 से 40 साल तक की एज लिमिट है। और दिया द डिसीजिव डेट ऑफ एज कैलकुलेशन इज 1 जनवरी 2024। तो इसमें एज का जो निर्णय लिया जाएगा या तो एज का कैलकुलेशन किया जाएगा 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। और दिया हुआ है इन केस कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड अदर सच कैटेगरी कैंडिडेट इन उत्तर प्रदेश द अपर एज लिमिट विल बी एज हाई एज स्पेसिफाइड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो कैंडिडेट जनरल को छोड़कर ये SC ST OBC से हैं उनको कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है। इन केस परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस इन द रिलेवेंट फील्ड इज रिलैक्सेबल अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर एज पर GOS गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये कार्मिक अनुभाग दिया हुआ है। तो जो कैंडिडेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनको छूट भी दिया जा सकता है, जो कम से कम 3 साल रेगुलर काम किए हों गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो उनको 5 साल की इसमें अपर एज लिमिट भी दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ ये दिया द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्ट एंट्री पोस्ट एज एक्स सर्विस मैन वाइड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट नियुक्ति दिया डिपार्टमेंट नंबर 501 नियुक्ति दिया डेटेड सो ये दिया 16 मार्च 1970 ही सिविल ही या सी सेल अलाउड टू डिडक्ट पीरियड ऑफ सर्विस इन आर्म्ड फोर्स फ्रॉम हिज हर एक्चुअल एज एंड इफ द ये दिया रिजल्टेंट एज डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट सर्विस फॉर विच ही सी सीक्स अपॉइंटमेंट फॉर द मोर देन 3 ईयर। तो इसमें जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है उनको भी छूट दिया जा सकता है इसमें 3 साल तक की। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है इसमें देखिए दिया 535 पोस्ट है, जिसमें से 35 पोस्ट बैकलॉग वाइज वैकेंसी है। तो आप सभी को बता दें एक बार, हमने हर वीडियो में बताया है कि बैकलॉग वाइज वैकेंसी क्या होती है। बैकलॉग वाइज वैकेंसी वो होती है जो पिछली वैकेंसीज में कुछ पोस्ट खाली रह जाते हैं उसको भी नई वैकेंसी में ऐड कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार इस बार बैकलॉग वाइज 35 पोस्ट है। तो इसमें टोटल वैकेंसी दिया है अनरिजर्व के लिए 200 है, EWS के लिए 50 है, OBC कैंडिडेट के लिए दिया वो 135 यानी 165 है, जिसमें से ये 30 पोस्ट बैकलॉग वाइज है। SC के लिए 199 पोस्ट है, ST के लिए 11 पोस्ट है। तो इस प्रकार ये था। और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी दिया हुआ है, ये दिया 4% दिया हुआ दिव्यांग कैंडिडेट के लिए है। उसी में से एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है 5% वैकेंसीज और दिया डिपार्टमेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो जो डिपेंडेंट्स हैं यानी फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड जो कैंडिडेट हैं उनको 2% की वैकेंसी उनके लिए रिजर्व किया गया है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ कैंडिडेट के लिए द कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, EWS एंड अदर कैटेगरी जो दिया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल एडमिसिबल एज पर पीरियड एग्जिस्टिंग अदर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन कैंडिडेट जनरल को छोड़कर सभी के लिए जो भी इसमें रिजर्वेशन होगा उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और देखिए एप्लीकेशन फ़ी कितना है फ्रेंड्स, द एप्लीकेशन फ़ी नॉट रिफंडेबल इन एनी सर्कमस्टेंस एंड एनी अमाउंट इज अंडर। तो इसमें आपको कोई भी जो फी एक बार पेमेंट होगी वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। तो इसमें कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, देखिए अनरिजर्व के लिए दिया है या जनरल कैंडिडेट के लिए 2000 यानी 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। उसी में GST चार्ज भी 18% है यानी 360 रुपये। तो इस प्रकार 2360 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है जनरल कैंडिडेट के लिए। OBC EWS के लिए दिया हुआ है यहाँ पे 2360 रुपये और SC ST कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है ये 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है और GST चार्ज 216। इस प्रकार 1416 रुपये SC ST कैंडिडेट की है। तो इसमें देखिए इसमें चार्ज एप्लीकेशन फ़ी का बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन नहीं कोई बात नहीं है, आपको एप्लीकेशन फ़ी इसमें पेमेंट करेंगे तभी तो आपको ये वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे, नहीं तो इसमें जिसका भी पेमेंट नहीं हुआ होगा वो इसमें आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ये दिया द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अदर कैटेगरी हॉरिजॉन्टल शैल हैव टू पे फी अकॉर्डिंग टू दियर ओरिजिनल कैटेगरी। तो ये देखिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट
डेट विल बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स। तो इसमें आपको आगे डेट की इसमें जानकारी दी जाएगी। और देखिए प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के प्रोसेस क्या है। फर्स्ट नंबर दिए कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिलिंग ऑफ रिक्वायर्ड डिटेल ऑफ द फॉर्म, आपको बेसिक डिटेल फिल करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपलोडिंग स्कैन फोटो रजिस्ट्रेशन सिग्नेचर एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो ये अपलोड करना होगा। पेमेंट फी एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, पेमेंट करना होगा। और दिया हुआ है प्रिंट आउट लेना है फील्ड एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल्ड हो चुका है उसका आपको प्रिंट आउट लेना है। जनरल यहाँ पे दिया हुआ कुछ कंडीशन है। द एस्पायरेंट्स एप्लीकेंट सेटिस्फाइंग द दियर eligibility criteria in all respect can submit their application only through the online mode। तो इसमें आपको पूरी तरह से हर प्रकार से अपना एलिजिबिलिटी या योग्यता को चेक कर लेना है, तब फॉर्म अप्लाई करना है। और दिया हुआ द एप्लीकेशन कैन फील्ड ऑनलाइन थ्रू उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस वेबसाइट www.upums.ac.in। तो आपको ये वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म अप्लाई करना है। कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, इन फ्रॉम 22 फरवरी 2024 टू 14 मार्च 2024। तो यानी कि 23 फरवरी से लेकर आपको 14 मार्च 2024 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दिया ऑल एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कीप अ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप with them along with a proof of payment of their record correction in a registration form will not be considered through any mode of email post। तो इसमें ये कहा गया है कि आपको प्रूफ के लिए इसमें आपको प्रिंट आउट ले लेना है, आपका जो एप्लीकेशन फी पेमेंट होगा प्रूफ के रूप में। और देखिए दिया द कैंडिडेट सच है जो एप्लीकेंट्स हु फेल कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय से स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो दिए हुए जो इसमें डेट और टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग यदि आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है तो वो ये आपका जो कैंडिडेचर होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी पात्रता को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नो कॉरेस्पॉन्डिंग इन दिस रिगार्ड विल इंटरटेन। तो इसके लिए कोई भी इसमें डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जिम्मेदार नहीं होगा। और देखिए ये दोज अप्लाइंग रिस्पॉन्स दिस एडवर्टाइजमेंट शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ रिकॉर्डिंग दियर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। तो जो भी इसमें एडवर्टाइजमेंट में इसमें एलिजिबिलिटी या योग्यता दी गई उसी को आप यदि सेटिस्फाई हो तभी आप फॉर्म इसमें अप्लाई कीजिए। और इसमें दिया हुआ कैंडिडेट को एडवाइस दिया जा रहा है कि एडमिट कार्ड रिजल्ट ये सब जानकारी आपको इसी के ऑफिशियल UPUMS की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। एग्जाम डेट है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सब आप सभी को। और देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय द UPUSM सफाई ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। द प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। तो जो कैंडिडेट इसमें फाइनली जिनका सिलेक्शन होगा उन्हें 2 देखिए इसमें दिया है आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ उसका 2 सेट और होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी होनी चाहिए। और दिया है एनी डिस्प्यूट इन रिगार्ड एनी मैटर रिफर्ड टू हियर इन शैल बी सब्जेक्ट टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हॉन्सबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इटावा। तो इसमें किसी भी प्रकार कोई डिस्प्यूट होता है या किसी भी प्रकार के विवाद होता है इस भर्ती से रिलेटेड तो उसका जो मामले का सुनवाई होगी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इटावा में उसका सेटिस्फाइड किया जाएगा। और दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ जानकारी है जो आपके लिए जरूरी, जैसे कि रिलैक्सेशन से रिलेटेड दिया हुआ तो यहाँ ऑलरेडी जो रूल रेगुलेशन होगा उसमें कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपको जरूर इसमें अपलोड करना है, जो भी कैटेगरी से है तभी आपको इसमें रिजर्वेशन या आयु में छूट दिया जाएगा। और देखिए दिया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका होना चाहिए वो 1 सितंबर 2023 से पहले का नहीं हुआ होना चाहिए, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो 1 सितंबर 2023 के बाद का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और देखिए दिया कैंडिडेट हु फेल प्रोड्यूस द कैटेगरी सर्टिफिकेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर एज व्हेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। तो जब आपसे जाति प्रमाण पत्र की रिक्वायर्ड होगी, जब डिमांड किया जाएगा उसमें उस वक्त अगर आपने नहीं इसको प्रोवाइड किया तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा आपकी अभ्यर्थिता को या ये कैंडिडेचर को। और देखिए इसीलिए आपको कह रहे हैं कि सारा डॉक्यूमेंट आप पूरी तरह से कंप्लीट कर ले तब फॉर्म अप्लाई कीजिए। डॉक्यूमेंट जो आपसे रिक्वायर्ड किया जा रहा है क्या क्या है, जैसे देख लीजिए लेटेस्ट स्कैन्ड पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए कैंडिडेट की,
और देखिए स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैन करना है। सर्टिफिकेट आपको डेट ऑफ बर्थ के रूप में हाई स्कूल का होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये दिया, इसे अपलोड करना होगा जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किया हो, यानी सक्षम प्राधिकारी द्वारा। डिजेबल सर्टिफिकेट होना चाहिए, दिव्यांग सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जैसे कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का होना चाहिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन होगा किसी भी नर्सिंग काउंसिल से तभी आपका वैलिड माना जाएगा एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए यदि एप्लीकेबल है तो। एनी अदर सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड टू सबमिट। और ये दो जो हु आर एम्प्लॉयड विद स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी फ्रॉम द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कैंडिडेट एक गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हों उनको ये सर्टिफिकेट देना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करना होगा। कब? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। और देखिए जो नहीं करेगा उनको अभी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और देख लेते हैं फ्रेंड्स कुछ जानकारी, जैसे कि एग्जाम पैटर्न, और इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें आपको क्या होना चाहिए? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन की जो स्कीम है क्या है, देखिए दिया हुआ, द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट शैल बी 3 आवर्स 180 मिनट्स। तो 3 घंटे का इसमें आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें 200 MCQ टाइप्स का क्वेश्चन होगा और दिया है 600 मार्क्स होंगे विद 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन है इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज। तो इसमें कितना होगा? 200 का क्वेश्चन होंगे MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिसमें 600 मार्क्स होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 अंकों का होगा। और देखिए दिया हुआ है जिसमें से 170 क्वेश्चन MCQ टाइप के होंगे नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, और 30 क्वेश्चन होंगे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स से। और दिया हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। इसमें आपको कोई भी रॉन्ग आंसर होने पर, गलत आंसर पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में? तो इसमें देखिए जनरल कैंडिडेट के लिए 40% इसमें आपको अंक लाना होगा, जनरल और EWS OBC को, और वहीं पे 35% SC ST कैंडिडेट को अंक लाना होगा। और जो कैंडिडेट 2 से अधिक कैंडिडेट जैसे हो जाते हैं, जिनमें से टाई केसेस में, यानी कि रेजुलेशन ऑफ टाई केस, जैसे 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट के अंक सेम हो जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्जाम होता है उसमें, तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो दिया हुआ है कि फर्स्ट नंबर देखिए दिया, फर्स्ट यूजिंग द डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड। तो सबसे पहले आप एज का कैलकुलेशन किया जाता है, एज की कंपेयर किया जाता है। जो कैंडिडेट अधिक एज के होंगे उनको पहले सिलेक्ट किया जाएगा। यदि ये दोनों से एज सेम है तो भी देखिए सेकंड नंबर दिया हुआ है कि उनके दिया हुआ बाई नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर विल बी यूज्ड वेयर इन विद लेस रॉन्ग आंसर विल बी प्लेस्ड। तो उनके दोनों में से आंसर चेक किया जाएगा, जिनका ज़्यादा गलत होगा, जो ज़्यादा गलत किए होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जिनका कम होगा उनको सिलेक्ट कर दिया। अगर ऐसे भी नहीं सिलेक्ट हो रहा है तो देखिए उनके डिग्री, डिप्लोमा और कोर्स को कंसीडर किया जाए, विचार किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जिसके ज़्यादा अंक होंगे उसके अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन होगा। और इन तीनों के अलावा भी अगर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे दिया है, ये दिया हुआ है कि अर्लियर कोर्स कंप्लीशन डेट विल बी कंसीडर। तो जो कैंडिडेट पहले कोर्स कंप्लीट किया होगा उनको सिलेक्ट किया जाएगा। और दिया हुआ है कि मेरिट विल बी प्रिपेयर रिफ्लेक्ट अकॉर्डिंग टू CBT स्कोर। तो इसमें जो मेरिट तैयार की जाएगी वो आपको कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग होगी। और दिया हुआ है सिलेबस दिया हुआ है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे, यहाँ देख सकते हैं। जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन होंगे और ये 30 मार्क्स होंगे, यानी एक जो क्वेश्चन होगा 3 अंकों का होगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन होंगे। एनाटॉमी, फिजियो या माइक्रोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन होंगे। और ये दिया हुआ है साइकोलॉजी से दिया हुआ है एंड सोशियोलॉजी से 15 क्वेश्चन होंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से 15 क्वेश्चन होंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से होंगे, न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन स्किल से 15 क्वेश्चन होंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से 15 क्वेश्चन होंगे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग से 50 क्वेश्चन, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी से आपको 15 क्वेश्चन होंगे, नर्सिंग एजुकेशन रिसर्च स्टेटिक्स से 50 क्वेश्चन, और वहीं पे ये प्रोफेशनल ट्रेंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एवं वार्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे, और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड से आपको ये होगा 20 क्वेश्चन।
तो इस प्रकार टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होंगे। और दिया ऑल कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट, ये दिया रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर एज पर डिटेल गिवन एबव रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्टेड बाय द, ये दिया यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा ऑन द वेबसाइट www.upums.ac.in। जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इस वेबसाइट में विजिट करना होगा। यहाँ पर भी आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। अब देखिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना, आपको लिंक बता देते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले आपको विजिट करना होगा UPMSP के जो अभी बताए हैं उसके आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाना है, ये दिया हुआ है। ये यहाँ पे आपको ये टाइप करना होगा www.upums.ac.in। इसे विजिट करेंगे तो आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट CBT 2024, यहाँ पे आपको डिटेल चेक करने के लिए है और फॉर्म अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके के लिए दिया हुआ है, यहाँ ओके कर देंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया क्लिक हियर रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर, तो नए यूजर हैं तो यहाँ पर रजिस्टर क्लिक हियर, यहाँ क्लिक करेंगे और दिया क्लिक हियर टू लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर, तो जो पहले से रजिस्टर्ड हैं उनको इसमें लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करने के लिए, तो इस प्रकार ये दिया हुआ है फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स ये दूसरी लिंक है क्या, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ये है, तो यहाँ इस प्रकार आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, तो इस प्रकार आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़, यदि आपको पसंद आई हो आज की जानकारी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।